Hello everyone. So we are back with another lesson of geography, that is agriculture. Okay. Just a minute. एग्रीकल्चर तो बेसिकली बेटा एग्रीकल्चर का मतलब तो आप लोग सब जानते हो, है ना। तो इस चैप्टर को अगर आपको डील करना है या पढ़ना किस सेंस में, पहले आप वो समझ लो। तो एग्रीकल्चर एनटीएससी एज वेल एज फॉर योर सीबीएसई बोर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेमिंग की बात करूँ ना बेटा, तो यहाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर से जनरली जो क्वेश्चंस डिराइव होते हैं वो वन वर्ड के ज़्यादा, जो आपके शॉर्ट आंसर्स होता है ना, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा डिराइव होते हैं। एनटीएससी में भी रेगुलरली मैंने यहाँ से क्वेश्चंस देखा है। ओके, पिछले साल के पेपर में भी थे। तो आपको एग्रीकल्चर को बहुत स्ट्रेस आउट करके पढ़ना है, क्लियर है। सीबीएसई में और जिस भी तरह के क्वेश्चन जैसे भी फ्रेम होते जाएंगे वो हम आगे चैप्टर में टॉपिक्स भी हम उसको भी समझते जाएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। आज थोड़ी फार्मिंग करने वाले हम लोग। तो स्टार्टिंग ऑफ द लेसन। अब एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है बेटा, आप ये समझो। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन याद करनी है आपको यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर जो वर्ड है ना, वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है और दो वर्ड्स का मिक्सचर है ये। ओके, कॉम्बिनेशन है ये। तो जो एग्रीकल्चर, सी एग्री का मतलब तो क्या होता है, लैंड, एंड कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो अगर आप इसको कंबाइन करके पढ़ते हो तो एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड। एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ थी, आपने बहुत पहले भी पढ़ चुके हो आप लोग। इट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। याद है नाइन्थ क्लास के आप लोगों ने फर्स्ट लेसन ही पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ जब आप लोगों ने डिस्कस की थी, तो उसमें भी ये चीज़ें बहुत क्लियर हुई थी। एग्रीकल्चर, हम प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम भी क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर, है ना। ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इनको हमेशा याद रखा करो। ओके, तो अब हमारे लिए बेटा एग्रीकल्चर। अब मैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ज्योग्राफी जो जितनी भी हमारी क्लासेस हो रही है उससे अगर मैं बात करूँ, हम लोगों ने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की बात करी, लैंड रिसोर्स की बात करी, वाटर रिसोर्स की बात करी। तो हम जितने भी एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब एग्रीकल्चर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, क्यों हम इसके लिए पूरा चैप्टर ही हमारा पढ़ने वाले हैं ना। तो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर क्लास। सो अगर मैं बात करूँ तो अब इंडियन पॉपुलेशन, आपको भी पता है, एक और चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो बेटा कि आज अगर मैं वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज़ की बात करूँ तो जितनी भी इकोनॉमीज़ आज डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के नाम से जानी जाती है, वहाँ पे इनिशियल बेस ऑफ डेवलपमेंट हमेशा क्या रहा है, एग्रीकल्चर। ओके, वहाँ भी लोगों की हमेशा जो मेजर डिपेंडेंसी किस पे रही है, एग्रीकल्चर पे। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने खुद को सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ पे शिफ्ट किया है। ओके, तो यहाँ पर भी इंडिया के अंदर भी सेम सिचुएशन है कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है बेटा इंडिया की भी, वो कहाँ पर डिपेंडेंट रहती है, एग्रीकल्चर पे। ओके, इसे बैकबोन बोला जाता है हमारी इकोनॉमी का, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द लोगों को एम्प्लॉयमेंट और इनकम देती है। ओके, हमारी जीडीपी का 26% शेयर हमें पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर से आ जाता है। तो वो तो बताओ बैकबोन होगी या नहीं होगी, है ना। इट इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर में खाना आप बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, फूड प्रोडक्शन अगर आप करवा रहे हो तो ये फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर ही करेगी, है ना। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, यहाँ से हमें रॉ मटेरियल भी मिल जाता है। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। ये भी हम सारी चीज़ें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो बेटा अब आपको यहाँ पे और क्या समझना है कि हम जो फार्मिंग करते हैं, ठीक है, अब वो फार्मिंग भी होती है, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं कि सोच लिया मैंने, मैं राजस्थान में रहती हूँ, चलो मैं ना राइस यहाँ पे कल्टीवेट करती हूँ, नहीं। तो जो हम कल्टीवेशन करते हैं, हम जो फार्मिंग करते हैं, वो भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। ओके, आई एम सॉरी फॉर द साउंड। हाँ, ओके, सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि हम जो फार्मिंग करते हैं, हम जो प्रैक्टिसेस करते हैं, वो डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पे। कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं और कुछ ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं। फाइन, अब जैसे अगर मैं फिजिकल फैक्टर्स की बात करूँ तो वहाँ का रिलीफ, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की लोकेशन। रिलीफ मतलब आप समझते हो ना, हम लैंडफॉर्म्स जिसे कहते हैं, 9th क्लास में हमने पूरा रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो रिलीफ फीचर आप समझते हो कि लैंडफॉर्म कैसा है, प्लेन है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है, आइलैंड है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट, ह्यूमिड, रेनी, है ना, इस तरह के ये सारे फैक्टर्स है। लोकेशन क्या आ रही है उसकी, तो दीज
आदि फैक्टर्स, उसके आसपास रिवर लोकेटेड है या नहीं है, डैम्स हैं, वो इरिगेशन के लिए क्या फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर चीज़ें होती है बेटा जिसमें हम एग्रीकल्चर करते वक्त ये फिजिकल फैक्टर्स का हम हमेशा ध्यान रखते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ह्यूमन। अब एग्रीकल्चर करने वाला कौन है? एनिमल्स तो करेंगे नहीं, हम ह्यूमन्स ही करेंगे। तो ऐसे बहुत से ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं जो हमें हमारा क्रॉप डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कौन सी होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन कौन सा है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है पीपल का। ठीक है, अगर अब मैं बात करूँ कल्चरल एनवायरनमेंट को अगर आपको समझना है तो जैसे हम ट्राइबल पीपल की बात कर लेते हैं ना। अब ट्राइबल पीपल है बेटा, अब वो लोग क्या करते हैं, जनरली एनिमल्स वगैरह को रेयर करते हैं, और फिर उसके बाद में वो लोग जनरली स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन की प्रैक्टिस वो लोग करते हैं। तो ये इस तरह की पर्टिकुलर नॉर्म्स होते हैं जो एक कम्युनिटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और वो अपने क्रॉप्स को चूज़ करने में भी उनको हेल्प करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, अब इरिगेशन मानो कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल, तो आई कैन ग्रो राइस, वीट, है ना, ये सारी चीज़ें मैं बहुत इजीली, टी अगर ये सारी चीज़ें बहुत इजीली ग्रो की जा सकती है। और अगर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है तो फिर वैसे ही बाजरा वगैरह अलग दूसरे कोरस क्रॉप्स वहाँ पे दूसरे हार्वेस्ट किए जा सकते हैं, है ना। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आप समझते हो कि एग्रीकल्चर कैसी होती है, उस पर्टिकुलर लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है तो वहाँ पे मल्टीपल फार्मिंग हो रही है, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो रही है, मतलब ये सारे सीजन्स जो अकॉर्डिंगली हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे नॉर्म्स है, हम जब हमारे क्रॉप को डिसाइड करते हैं कि हमें हमारे फार्म पे कौन से क्रॉप को हार्वेस्ट करना है, तो उसके लिए कुछ फिजिकल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो डिपेंडेंसी शो करते हैं, और कुछ ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डिपेंडेंसी शो करता है। ओके, सो आई थिंक सो यू आर क्लियर विद द टॉपिक एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, उसका हम लोगों ने लिटरल मीनिंग भी देख लिया कि एग्रीकल्चर 2 वर्ड से डिराइव्ड है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फार्मिंग। वो बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर मैं सीबीएसई क्वेश्चन की अगर हम बेटा इसमें बात कर लेते हैं तो सीबीएसई क्वेश्चन में पता है बहुत सी बार क्या होता है, आपको तीनों पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फार्मिंग, या फिर आपको ऐसा पूछ लिया जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रिमिटिव इंटेंसिव या इंटेंसिव कमर्शियल, प्रिमिटिव कमर्शियल, है ना। इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। या फिर सिंपली कभी 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको जनरली एक ही दे दिया कि एक्सप्लेन व्हाट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फाइन, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो। तो अब हम लोगों को हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग ये पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को आप कैसे समझोगे बेटा, सबसे नाम से ही बहुत अच्छे से क्लियर है आपको। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, पुराना, मतलब एंशियंट चीज़ों को अगर हम यूज़ करते हैं तो यूज़ ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डिगिंग स्टिक्स, मतलब जो लकड़ी वगैरह के जो एनिमल बोन्स वगैरह से इनसे जो टूल्स बना करते थे ना, उन्हीं का मतलब यहाँ पे मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। और यहाँ पर जो जनरली लोग फार्मिंग करते थे वो खुद के फैमिली नीड्स के लिए करते थे। ठीक है, तो प्रिमिटिव मतलब आप समझ चुके हो, प्रिमिटिव फार्मिंग जो होती है वो प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करके फैमिली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही होता था। प्रॉफिट अर्निंग यहाँ पर हमारा मोटिव नहीं होता था। ठीक है, अब ये फैमिली के ज़्यादा पैसे यहाँ पे लोगों के पास नहीं होते थे, तो अब ये इनका जो इरिगेशन सोर्स होता था वो भी रेनफॉल होता था, मतलब ये हाईली डिपेंडेंट अपॉन नेचुरल फैक्टर्स होते थे। इनको पानी भी वहीं से मानसून के थ्रू जो बारिश होती थी या रिवर्स होती थी उसी पे डिपेंडेंट होते थे। नेचुरल फर्टिलिटी इनका मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है, या कोई एडिशनल एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं वहाँ पे इनपुट करते थे। इन्वायरमेंटल कंडीशन ये हाईली डिपेंडेंट थे इन पे। ओके, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको बोला जाता है एज अ स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन आपको पता है ना, एक पीस ऑफ लैंड होती है, पहले वहाँ पे मतलब ट्रीज को कट डाउन करके फिर वहाँ पे जो रिमेनिंग जो भी उनका एक्सटेंट होता है उसको जला करके उस ऐश में वहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है ना, तो उसको स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। पहले स्लैशिंग कर दिया फिर बर्निंग करके उसी ऐश में कल्टीवेशन कर दो। अब बहुत इंपॉर्टेंट 1 वर्ड क्वेश्चन फॉर NTS एंड CBSE बोथ, आपको ना आपके NCERT बुक्स में जब आप गो थ्रू करोगे तो आपको बहुत सारे नाम आएंगे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के। आपको इंडिया में भी उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है और ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑल्सो, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में भी इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है ना।
हम सॉरी, तो वहाँ पे आप वो सारे पर्टिकुलर नाम भी आपको याद करने हैं कि कौन सी कंट्री में उसको किस नाम से जाना जाता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मार्क माई वर्ड्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, सो प्रिमिटिव समझ में आ गया. प्रिमिटिव जहाँ हम प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करते हैं और यहाँ पे हाईली डिपेंडेंट अपॉन इन्वायरमेंटल कंडीशंस होता है, और यहाँ पे जो लोग करते हैं वो प्रॉफिट मोटिव से नहीं, सेल्फ यूटिलाइजेशन के लिए ही करते हैं. ठीक है, क्लियर है. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अब सी सिमिलर थिंग है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. यहाँ भी जो लोग हैं वो सेल्फ नीड्स के लिए करते हैं. बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि अब देखो इंटेंसिव मतलब यहाँ पर हम लोग है ना बिल्कुल लाइक कोई भी एडिशनल फर्टिलाइजर्स या कोई भी मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह का हम यूज़ नहीं करते थे. ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा डेवलप है. ठीक है, अब पर आप इस चीज़ को कैसे समझोगे बेटा, पहले इस चीज़ को समझो. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो इंडिया में तो जनरली नॉर्दर्न रीजन्स के अंदर होती है. आपने जो स्टेट्स ऑफ पंजाब, यूपी, हरियाणा ये सब सुना है ना. ठीक है, इन स्टेट्स में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है. अब आप इसको कैसे समझोगे, ये उन एरियाज़ में की जाती है जहाँ पर हाई पॉपुलेशन होती है. अब आप समझो कि एक पीस ऑफ लैंड है, जस्ट अ मिनट. ओके, यहाँ पर हमारे पास जस्ट अ पीस ऑफ लैंड है. ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं प्रिमिटिव कर रही थी तो वो क्या मैक्सिमम इसके लिए मेरे को मानो कि 5 फैमिलीज़ को सर्व करना था. ठीक है, यहाँ पे केवल 5 फैमिलीज़ को सर्व कर रहा था. तो ठीक है, मैंने कर ली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. पर अगर मैं इंटेंसिव फार्मिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँगी तो यहाँ पे 15 to 20 पीपल की यहाँ पे डिपेंडेंसी हो जाएगी. समझ में आ रहा है. इंटेंसिव मतलब क्या है, स्ट्रेस है यहाँ पे, लोड है यहाँ पे. इस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड से अब मुझे क्या चाहिए, ज़्यादा कल्टीवेशन चाहिए. ठीक है, एक्सेस मुझे जो मतलब अमाउंट ऑफ कल्टीवेशन, मानो कि जब मैं प्रिमिटिव कर रही थी तो मैंने यहाँ से आउटपुट क्या लिया, 5 kgs ऑफ राइस ले लिया. ठीक है, पर अब जब मैं इंटेंसिव करूँगी तो सिमिलरली मुझे एक्स्ट्रा चाहिएगा कि इसी पीस ऑफ लैंड से मैं कैसे अपना कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकूँ. ओके, ये इंटेंसिव होती है. समझ में आ गया कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड की जो आपको हम उसमें बोलते हैं ना कि हमें उसमें जो काम है वो उससे वर्कलोड जो है वो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशराइज्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे हाई पॉपुलेशन होती है तो लोगों के नीड के लिए हमें खाना भी ज़्यादा चाहिए, है ना. तो ये टेंस फार्मिंग होती है. तो अब ये लेबर इंटेंसिव होती है. ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अब पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेबर सरप्लस है, तो लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होगी. ठीक है, हाई डोसेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. अब हमें यहाँ से उसी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड से हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए. तो अब आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल चीज़ें डालनी पड़ेगी ना. तो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हाई डोजेज ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. क्लियर. इरीगेशन मेथड्स आर यूज्ड. इरीगेशन ऑफ कोर्स मतलब यहाँ डिपेंडेंसी नहीं होती है कि हम केवल मानसून पर डिपेंडेंट रहेंगे. आसपास जो रिवर्स होती हैं उन पर कैनाल्स, डैम्स और एक्स्ट्रा इरीगेशनल मेथड जो वहाँ पे डेवलप कर लिए जाते हैं और फिर वहाँ से सारा यूज़ लिया जाता है. एक्सेस प्रेशर और एग्रीकल्चर लैंड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बेटा, इसको वापस से समझ लो, इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है. ठीक है, अगर उसमें बिना प्रेशर के 5 जनों के लिए खाना बन सकता है, उगाया जा सकता है, तब तो वो क्या हो जाएगी, प्रिमिटिव, है ना. पर अगर वहीं पर जो हम इंटेंसिव की बात करते हैं तो इंटेंसिव जनरली उन एरियाज़ में होती है जहाँ पर हाई पॉपुलेशन होता है. ओके, तो अब इस पीस ऑफ लैंड के लिए मेरे पास अब कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि मुझे मानो कि 15 से 20 या फिर 20 से 30 पीपल की यहाँ पे उनके लिए मुझे खाना बनाना है. ओके, तो अब सेम पीस ऑफ लैंड पे जहाँ 5 का कल्टीवेशन हो रहा था वहाँ पे 15 से 20 लोगों का कल्टीवेशन करना पड़ेगा. तो आप इंटेंसिटी समझ रहे हो कि यहाँ पे जो लैंड है उसकी इंटेंसिटी, उस पर प्रेशर बढ़ गया. अब प्रेशर बढ़ गया है, आपको कल्टीवेशन, आपको प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा चाहिए. अब प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एडिशनल फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ इरीगेशन, इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स. लेबर भी आपको यहाँ पे ज़्यादा चाहिएगा. ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे समझा सकते हो. आई एम क्लियर विद बोथ द थिंग्स. अब लास्ट वाला तो आपको बहुत ईजी है, दैट इज़ कमर्शियल फार्मिंग. ओके, जस्ट अ मिनट. तो अब हम कमर्शियल फार्मिंग की बात कर रहे हैं. तो अब कमर्शियल फार्मिंग बेटा आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ फार्मिंग जो हम कर रहे हैं ना, ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस एंटिटी के लिए, बिजनेस के लिए कर रहे हैं. हम लोगों का मेन मोटिव है यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना. ओके, तो अब यहाँ पे हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स. अब आपको उसी पीस ऑफ लैंड पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सरप्लस चाहिए ताकि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सको. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, हाई डोसेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लगा दोगे. ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री का आपस में इंटरफेरेंस होता है क्योंकि एग्रीकल्चर का जितना भी प्रोड्यूस यहाँ पे आएगा वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, इंडस्ट्रीज में, इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल. ओके, अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे स्लैश एंड बर्न पढ़ा था, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा प्लांटेशन फार्मिंग. अब प्लांटेशन फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि एक पीस ऑफ लैंड पे
ठीक है, एक सिंगल पीस ऑफ लैंड पे, लार्ज लैंड पीस ऑफ लैंड पे एक सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मानो कि आपने टी की प्लांटेशन कर लिया, कॉफ़ी का प्लांटेशन कर लिया, रबर का प्लांटेशन कर लिया, अब उस बहुत बड़े पीस ऑफ लैंड पे केवल एक ही क्रॉप उगाया जाएगा। ओके, प्लांटेशन फार्मिंग रेफर्स टू ग्रोइंग ऑफ large number of crops on a single piece of land for commercial purpose, and what important that you need to add here is commercial purpose, और इसका मोटिव क्या होता है, commercial purpose। फाइन, ये भी आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। तो अभी तक आपने कुछ ज़्यादा हैवी नहीं पढ़ा है, आपने अभी तक केवल एग्रीकल्चर की डेफिनेशन पढ़ी है और टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ा है, प्रिमिटिव, इंटेंसिव एंड कमर्शियल। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। अब हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न, अब हम लोगों ने जैसे बात की थी ना कि क्रॉपिंग के लिए डिपेंडेंस भी होता है, जब हम लोग फार्मिंग करते हैं तो हम चूज़ भी करते हैं कि हमें क्या ग्रो करना है। ठीक है, उसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इनका सीज़न, ठीक है, क्लाइमेटिक सीजन। तो अब वो क्रॉपिंग पैटर्न से हमें पता चलेगा कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, खरीफ, रबी एंड जायद। ठीक है, ये 3 सीजन क्रॉपिंग पैटर्न्स है हमारे पास, और इसमें भी डिफ्रेंसिएशन पूछ लिया जाता है, या फिर पता है बहुत सी बार कैसे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगी कि राइस इज एन एग्जांपल ऑफ खरीफ, तब आपको ऑप्शन ही दे दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके 4 ऑप्शन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप, व्हाट इज द सीजन ऑफ खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप इज जायद। ठीक है, एग्जाम्पल्स वगैरह इस तरह से इनसे क्वेश्चन आपको क्रिएट होने वाला है। ओके, अब टेबुलर फॉर्म में इजीली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं खरीफ की बात करूँ तो इसका सोइंग सीजन क्या है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून है, मतलब जैसे आप स्कूल रीस्टार्ट हो जाता है ना आपका, ठीक है, तब खरीफ है, मतलब गेट इन समथिंग बिट एक ट्रिक क्रिएट कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपको इन तीनों में कभी भी, इसमें तो चलो फिर भी नहीं होते, इसमें ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है, पर इन दोनों में लाइक मैं भी जब 10th स्टैंडर्ड में थी तो मैं भी खुद काफ़ी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती थी। तो आप कुछ ऐसे ट्रिक्स क्रिएट कर लो। ओके, तो ऐसे आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तो आई नो आप लोग तो क्रिएट कर ही लोगे। सो सोइंग सीजन का आप यहाँ पे सोइंग पीरियड को कैसे ध्यान करोगे, जो खरीफ है विथ मॉनसून आ जाता है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून आ जाता है, जून जुलाई में आ जाता है। ठीक है, इसको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर तक, और इसके एग्जाम्पल्स आपको याद करने, मेज़, बाजरा, राइस, हम लोग अभी आगे एक एक क्रॉप को और डिटेल में पर्टिकुलर पढ़ने भी वाले हैं। और इरिगेशन यहाँ पर जो होता है वो आपको पता है मॉनसून के साथ ही हार्वेस्ट किया जाता है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी भी किस पे होगी, मॉनसून पे होगी। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग रबी की बात करें तो अभी आपको जेन्युइन सी चीज़ दिख रही है, सितंबर अक्टूबर तक हार्वेस्ट हो रहा है, फिर उसके बाद में हम लोग क्या लगा देंगे, अक्टूबर नवंबर में हम लोग क्या लगा देंगे, रबी लगा देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग इसको हार्वेस्ट कब करेंगे, मार्च टू अप्रैल में हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स, और फिर अब इसका डिपेंडेंस क्या आ जाएगा, मॉनसून। ऑफकोर्स अभी आफ्टर मॉनसून लगता है, पर बहुत से ऐसे एरियाज है ना, आप लोगों ने आपका कौन सा चैप्टर था, क्लाइमेट चैप्टर था 9th स्टैंडर्ड का, उसमें भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि मॉनसून जो है वो कैसे अनइवन वे में हमारे इंडिया में चलता रहता है, कभी कहाँ पे आता है, कभी कौन सा, मतलब पूरा वो जो चेंज पड़ी थी ना हम लोगों ने साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस वगैरह की, पूरा वेस्टर्न विंड्स की, याद है आप लोगों को कहीं, तो वो मॉनसून और कैनाल स्पेस का इंटरडिपेंडेंस होता है, इसको ज़्यादा ड्रैग नहीं करते हम लोग। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर इसकी हार्वेस्टिंग हो गई सितंबर टू अक्टूबर में, यहाँ इसकी हार्वेस्टिंग हो गई मार्च टू अप्रैल में। ओके, चलो यहाँ तो सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग हुई, वापस राबी को प्लांट कर दिया, अब इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है मार्च टू अप्रैल में, और फिर अगले जून जुलाई में जा करके फिर वापस से खरीफ आ रहा है। तो मार्च अप्रैल से लेकर के कुछ बीच के मंथ, ठीक है, आप मार्च अप्रैल से जून जुलाई को कंपेयर करोगे तो कुछ बीच के मंथ क्या रह गए, खाली रह गए ना। ठीक है, अब वहाँ पर भी हम लोगों ने थर्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर करना, थर्ड फॉर्म ऑफ क्रॉपिंग करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, जैसे हम जायद के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये सीज़न आ गया आपको समझ में, ये मार्च टू अप्रैल के बीच में होता है, और यहाँ पे हार्वेस्टिंग मई टू जून में हो जाती है, मतलब हार्डली 1 और 2 मंथ्स का जो गैप होता है ना हमारे समर वेकेशन जैसा, वो समर वेकेशन का एक पर्टिकुलर मंथ होता है, ड्यूरेशन होता है, तो वहाँ पर उस टाइम पे जायद ग्रो किया जाता है। क्रॉप्स कौन से होते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वाटरमेलन्स, वेजीज, ये सब आपको बहुत अच्छे से याद करें। अब यहाँ पर सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या होता है, समर आ रहा है, देखो तो समर में पानी तो ऑफकोर्स आप इंडिया में रहते हैं, स्पेशली हम राजस्थान में रहते हैं, है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पानी की हमेशा समर्स के अंदर शॉर्टेज रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसीलिए वाटर का सोर्स क्या हो जाएगा, प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन, वेल्स, टैंक्स एक्सेट्रा।
ओके, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। खरीफ आपको, खरीफ जून जुलाई में आपको आप सो करते हो, फिर उसमें आप उसको सितंबर टू अक्टूबर में उसको काट लेते हो, हार्वेस्ट कर लेते हो। उसी सितंबर अक्टूबर में आप फिर राबी को ग्रो करते हो और उसे मार्च अप्रैल के अंदर हार्वेस्ट कर लेते हो। फिर वहीं से मार्च अप्रैल के अंदर हम जायद को ग्रो कर देते हैं और उसे हम लोग मई जून के अंदर हार्वेस्ट कर लेते हो। तो ये इस तरह से आप चेन याद कर लेना, ये क्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पे अटेंशन। ओके, अब बेटा फ्यू क्रॉप्स लाइक अमन, बोरो, कुछ ऐसे भी क्रॉप, चलो ये तो हम लोगों ने ऐसे क्रॉप्स की बात करी कि इनको उगने में नियरली 4-5 मंथ्स 6 मंथ्स हार्डली ये सब टाइम ही लगा, ठीक है। पर कुछ ऐसे क्रॉप्स भी होते हैं जिनको उगने के लिए, ग्रो करने के लिए हमें थ्रू आउट द ईयर उनके पे काम करना पड़ता है, ठीक है। मतलब पूरे साल भर हम केवल एक ही क्रॉप उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से क्रॉप्स होते हैं? शुगर केन इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, अमन, बोरो, ठीक है, इनको पैडी भी बोला जाता है। ओके, वो सब आप आगे आगे एक जब हम पर्टिकुलर क्रॉप्स को डील करेंगे तो वो हम और अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया है ना? नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। सो अभी हम लोगों ने कुछ ज़्यादा बेसिक, इतना हार्ड फास्ट नहीं पढ़ा है। हम लोगों ने केवल डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ा है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ा है, सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव, इट वॉज सब्सिस्टेंस, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग, है ना। तो ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्रॉपिंग पैटर्न्स पढ़े थे, खरीफ, रबी एंड जायद वाला, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू।